अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा जनाब, एंजॉय करना ना बड़ा ज़रूरी है, और वो इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि जब आप एक अच्छे से खुशी के साथ में दिन का आगाज़ करते हैं ना, तो आपकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम आज नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ की। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ जो होती हैं, बेसिकली वो क्या होती हैं? बेसिकली वो आपके अपने थॉट होता है जब आप अकेले हैं और आप अपने ही बारे में कुछ ऐसा गुमान कर रहे हैं कि अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। और अगर ये ब्यूटी के बारे में है, आपके जो है ना लुक्स के बारे में है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपकी पढ़ाई से आता है, कॉन्फिडेंस जो है वो आपके इर्द गिर्द के माहौल से आता है, आपकी जो ग्रूमिंग है, तरबियत है, उससे आता है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो जॉब के लिए कहीं जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पर कर रहे होते हैं कि भाई हमने क्या पहनना है, हमने कैसा लगना है, हमने कैसा दिखना है। और जब भी ख़वातीन कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाती हैं, अगर तो उनकी पहली जॉब है, तो जाहिर सी बात है उनको पता ही नहीं होता कि जो है वो उन्होंने जीन्स टी शर्ट पहन के जानी है, उन्होंने कमीज शलवार पहन के जाना है, उन्होंने कोई और ड्रेसिंग करके जानी है। वो जिस तरह से जो जॉब का क्राइटेरिया होता है अपनी सीवी लेती हैं और चली जाती हैं। अच्छा, अब ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आधी बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आप किसी जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन आपको लगता है कि जो गिवन रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके अपडेटेड नहीं हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको 50% सोच लेना चाहिए कि वो जॉब आपके लिए नहीं है। हाँ, अब जब ये प्रोसेस आगे निकल जाता है कि आपकी जो एक क्राइटेरिया है वो मीट करता है कि आप एलिजिबल हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें। फिर अपने जहन में, आपके जहन में जितने भी पॉइंटर्स होते हैं कि आप पिछला क्या कर चुके हैं, या अगर पहली जॉब है तो इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं और आप क्या करना चाहते हैं, तो इसको बहुत लंबी चौड़ी बातों में नहीं, 3 या 4 पॉइंटर्स में बना लें। और जब आपसे इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा हो तो ज़रूर आप उसको ये बताएं कि मैं फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और मेरा कॉन्सेप्ट ये है, और जॉब करना ऑब्वियसली मैं कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या ये मेरी मजबूरी है। अगर लड़का है तो जाहिर सी बात है वो तो जॉब करेगा ही, उसने घर चलाना है। अगर लड़की है तो वो अपनी अवेयरनेस के लिए कर रही है, या फिर कोई और रीज़न है, या फिर वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है। तो जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो ज़रूर क्लियर किया करें और बिल्कुल भी मत डरा करें। सच्चाई के साथ जो भी चीज़ आप इंटरव्यू में बताते हैं वो काम आती है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप 2-4 चीज़ें ऊपर नीचे बता देंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो इतने लोगों को इंटरव्यू कर चुके होते हैं कि उनको आइडिया होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो जब भी आप जॉब के लिए जाएं तो आप जितने ट्रू हैं, आप जैसे हैं, ज़रूर वैसा बताएं। लेकिन अगर वाकई आप ये समझते हैं कि ये जॉब आपको टाइम पास करने के लिए चाहिए, तो वो भी उनको बता दें कि भाई ये जॉब जो है वो हमें इसलिए चाहिए। अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं और मेहनत करने के लिए चाहिए, आगे बढ़ने के लिए चाहिए, उनके इदारे को भी, अपने लोगों को भी, अपने आप को भी आप चाहते तरक्की पे लेके जाएं, तो अपना विजन ज़रूर क्लियर किया करें। क्योंकि जॉब हासिल करने का वाहिद तरीका यही है कि आप सच्चाई के साथ अपना इंटरव्यू दें, जो काम आपने नहीं किया वो ना बताएं। और अगर आपकी पहली जॉब है तो अपनी सिंसियरिटी के साथ अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं वो डिस्क्राइब करें और अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि रिस्क का मालिक भी अल्लाह है और जो आपकी तरक्की और कामयाबी है उसके लिए भी अल्लाह ही मालिक है। हाँ, अगर आप मेहनत करते हो तो। अब आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि मौसम का क्या हाल है। मौसम कराची का औसम है, और कराची का जो मौसम है वो कुछ इस तरीके से है कि शहर का मौसम सर्द और खुश्क, मतला साफ़ है। हफ्ते के आखिर में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक जा सकता है। साइबेरियन हवाएं शहर पर असरअंदाज होंगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या कुछ है? इसके अलावा कुछ इस तरह से है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और महकमे मौसमियात ने शुमाल मशरिक सिमत से हल्की रफ्तार में हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का जो तनासुब है वो है जी 60%। अच्छा जी, ये मौसम जो है काफ़ी सर्द है और शाएं शाएं हवाएं चल रही हैं, ठंड बढ़ गई है। आई फेल्ट यस्टरडे कि रात को जो है बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखें।
अब चलते हैं ओवरऑल, आपको बताते हैं कि वेदर फोरकास्ट जो है वो क्या है और मौसम का हाल जो है आज दिन भर में क्या रहेगा। तो चलते हैं आपके साथ में वेदर फोरकास्ट जो है वो शेयर करते हैं। थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर वेदर फोरकास्ट आ जाएगा। तो जनाब 11 बजे है 20 सेंटीग्रेड, 12 बजे है 22 सेंटीग्रेड, 1 बजे है 23 सेंटीग्रेड और 2 बजे 24 सेंटीग्रेड जो है वो वेदर रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं हम किन चीज़ों का। अब हम जिक्र कर लेते हैं जी कि गोल्ड के प्राइस क्या हैं, और गोल्ड के प्राइस से पहले हम सिंध हाई कोर्ट की तरफ चले जाते हैं। और सिंध हाई कोर्ट जो है वहाँ क्या कुछ है, वहाँ जनाब अहम केसेस की समाअत और वहाँ पर आइनी बेंच के रूबरू गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत होगी। नेक्स्ट हम शेयर करते हैं आपके साथ में गोल्ड प्राइस, और गोल्ड प्राइस जो है सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। अच्छा, अब लोग ना ज़्यादातर गोल्ड की तरफ आ रहे हैं, लोग ये ख़रीदारी कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना बाय करें, क्योंकि अब ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाला सिनेरियो है ना, ये आप देखेंगे कि आगे आने वाले सालों में या चंद महीनों में ये फैशन अब पीछे जाता जा रहा है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी होती है और दोबारा जो गोल्ड ख़रीदने का रुझान है लोगों में वो बढ़ता जा रहा है। और जो इसकी जो ख़वातीन इस हवाले से जो बात करती है, स्पेशली अगर आप दुबई में देखें या स्पेशली आप मिडल ईस्ट की तरफ देखें, तो वहाँ से जो डिज़ाइंस आ रहे हैं या वहाँ से जिस तरीके से वहाँ से बताया जाता है, तो अब ये ख़वातीन में ना ये फ़ैशन या ये आदत अब बढ़ती जा रही है कि बीच में लोगों ने गोल्ड ख़रीदना बंद कर दिया था, लेकिन अब वापस लोग गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है और आलमी मार्केट में सोना $32 महंगा होकर $4,456 फ़ी औंस तक पहुँच गया है। मुल्की सतह पर 1 तोला सोना $3,200 महंगा हो गया, जिसके बाद कीमत $4,67,962 हो गई। 10 ग्राम सोना $2,743 इजाफे के बाद $4,04,201 पर पहुंच गया, जबकि 1 तोला चांदी $338 इजाफे के साथ $8,361 में फ़रोख्त हो रही है। अच्छा जी, ये तो हो गई जी गोल्ड प्राइस। अभी जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं हम कि माल का हाल क्या है, और थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर माल का हाल जो है वो पॉपअप होगा और हम आपको बताएंगे जी करेंसी रेट्स जो है वो क्या है। सो वी हैव करेंसी रेट्स, माल का हाल हमारे सामने है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 189, कैनेडियन डॉलर है 207, इसके अलावा जनाब यूरो है 332, कुवैती दिनार जो है वो 919 है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट यूके पाउंड 380, फिर सऊदी रियाल 75, देन वी हैव यूएई दिनार 77 एंड यूएस डॉलर 283। एंड राइट नाउ अभी हम फॉरेन से चलेंगे और अभी आपको बताएंगे वेजिटेबल प्राइस। और वेजिटेबल प्राइस जो है ना वो जानने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल लोग सब्जियां ज़्यादा बना रहे हैं, गोश्त के साथ में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं मिक्स करके। तो टमाटर आ गए, ये है जी टमाटर है 23 पे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, आलू जो है वो है 46 पे। ओके, नेक्स्ट क्या है, लहसुन जो है वो 288 पर है। फिर नेक्स्ट क्या है, अदरक जो है वो भी 288 पर है। फिर गाजर जो है वो 40 पर है। एंड व्हाट वी हैव, तुरई जो है वो 81 पर है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास लौकी जो है 46 पर है। फिर हमारे पास क्या है, फूल गोभी जो है वो 35 पर है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, खीरा जो है 40 पर है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, भिंडी जो है वो 115 पर है। और प्याज आ गई 63 पे। चलिए जी, ये 58 में आपको अक्सर बताती होती थी प्याज के बारे में, लेकिन प्याज जो है वो अब 63 पर आ गई। ये तो थे जी वेजिटेबल प्राइस जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब टॉप स्टोरीज आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। और टॉप स्टोरी जो है हमारे पास, जो पहली टॉप स्टोरी है वो है जी पीआईए के बाद बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले होंगे। इस पर होगी बात न्यूज़ सेशन में। कराची में कचरा जलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला। और अगली टॉप स्टोरी है, कराची में बेटे की शिकायत लेकर आने वाले शख्स ने पड़ोसी को कत्ल कर दिया। नेक्स्ट वन इस कराची में आटे के बहरान का खदशा, इस हवाले से न्यूज़ सेशन में बात करेंगे। अच्छा जी, फिर जो एक और ख़बर है वो है माय कराची रोड पर मैनहोल से 4 लाशें मिलने के बाद अब उस वाक़े में क्या पेशरफ्त हुई है, इसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। मार का हक के बाद जहाज़ों के बड़े ऑर्डर, 6 माह में IMF से निजात मुमकिन, ये जो मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है। और इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे न्यूज़ सेशन में। ये है जी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। अभी मेरे पास आ गई है चाय और यहाँ है टी ब्रेक, और आप लोग भी टी ब्रेक लें। थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हमारे करस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद होंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें और आपको बताएंगे कि जी कराची से लेकर पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और अब हम बात करने लगे हैं आजकल जो स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस हवाले से। अच्छा जी, ख़वातीन जो होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश ये होती है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, चाहे वो होम रेमेडी के थ्रू हो या फिर उनको एस्थेटिक क्लिनिक जाना पड़े। अब आज की जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है मॉडर्न टेक्निक के हवालों से। ये शायद इतनी मॉडर्न नहीं है लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा अब इनोवेशन आते जा रही है, इसमें नए नए ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। लेकिन मोर लाइकली ख़वातीन जो हैं, यानी लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं या किसी भी एज ग्रुप से वो ताल्लुक़ रखती हैं, दे ऑल आर क्रेज़ी अबाउट बोटॉक्स। और वो ये चाहती हैं कि वो बोटॉक्स कराएं और अपनी स्किन की क्वालिटी बेहतर करें, अपने लुक्स को बेहतर करें। और इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है डॉक्टर रोहा क़य्यूम मौजूद हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइए कि आप क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं और एस्थेटिक क्लिनिक जो है वो रन कर रही हैं, तो इस ओवरऑल पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा जो आपके पास ख़वातीन आती हैं वो बोटॉक्स के लिए आती हैं। अब हर किसी की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट और कंप्लेन होती है कि जी हमें लिप का कराना है या हमें आई के नीचे जो है वो आई बैग्स ठीक कराने हैं या फिर हमारे फोरहेड के लाइंस हैं या फिर फाइन लाइंस हैं, लाफ लाइंस हैं। देयर आर मैनी थिंग्स वीमेन वांट्स टू डू। आप बताएं कि अब ये जो बोटॉक्स का सिलसिला है, ये जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, ये कितना बेनिफिशियल है और ये कितने देर तक सस्टेन करता है? क्योंकि बोटॉक्स कराने से सबसे पहले जो ख़वातीन आती हैं वो ये पूछती हैं कि भाई ये बताएं कि कब तक चलेगा? हाँ, सारी ज़िंदगी चलेगा या हमें बार बार बोटॉक्स कराने के लिए आना पड़ेगा? बिल्कुल। तो ये बताएं कि आजकल कौन कौन से बोटॉक्स जो हैं वो किए जा रहे हैं और किस टेक्नोलॉजी के साथ में किए जा रहे हैं? अच्छा देखिए, बोटॉक्स हर कोई ना बोटॉक्स का कैंडिडेट नहीं होता। हाँ। जो किन्हीं जिनके डायनामिक रिंकल्स होते हैं एक्टिविटी के दौरान, एक्सप्रेशन के दौरान, तो फिर हम उनको एडवाइस करते हैं। बाकी वरना जाहिर है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी इज लेमैन, उनको इतना समझ नहीं आती कि क्या बोटॉक्स की इंडिकेशन है, क्या फिलर की इंडिकेशन है। तो अपनी तरफ से तो वो आते हैं। मेन जो कंसर्न्स हमारी जो ख़वातीन का होता है वो फॉरहेड की लाइंस और ये क्रो फीट जो आते हैं उसका होता है। जो थोड़ी ओल्डर वेमेन होती हैं उनमें स्माइल लाइंस का होता है, तो उनके लिए फिर हम क्रो फीट तो वैसे बड़े नेचुरल नहीं लगती मुझे है। तो अगर बहुत देखा अच्छा जाए लगता तो है। हॉलीवुड की एक्ट्रेस तो ये जान के थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता रखती है है विजिबल। एग्जैक्टली। जब भी कोई हमारे पास आता है, स्पेशली जो यंगर लॉट है, वो कहते हैं कि नहीं क्रो फीट हमें अच्छे नहीं लगते, तो मैं तो उनको बड़ा नेगेटिव काउंसिल करती हूँ कि नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिससे करवाना होता है फिर वो करवा लेते हैं। सही। तो इस तरीके से हम ना रूल आउट करते रहते हैं। अच्छा, बोटॉक्स कराने का कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, कोई एज सच कोई नुकसान नहीं होता। ऑब्वियसली बहुत ओवर फिक्सिंग बट गेटिंग हाइपर फिक्सेटेड हो जाना ऑन बोटॉक्स रिपीटेडली कि नहीं और करें, दैट इज एन अच्छा, ये एडिक्शन। ख़वातीन के जो अक्सर लिप फिलर्स होते हैं या लिप के ऊपर ट्रीटमेंट हुई भी होती है, ये क्यों ऐसा होता है कि वो अगर बिगड़ जाए तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि लिप्स जो हैं वो इतने उनके सूज जाते हैं और बाहर को निकल आते हैं, ऊपर नीचे, ऊंचे नीचे? अब इसमें दो गलतियां हो सकती हैं। या तो जो कर रहा है उसकी गलती है कि उसने इंजेक्शन का प्लेन सही नहीं लिया। यहाँ तो गलती ये हो सकती है कि जो करवाने आए हैं दे कीप गेटिंग मोर एंड मोर, पुराने वाले उन्हें सही से डिसॉल्व करवाए नहीं, या वो माइग्रेट हो गए, या उन्होंने कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव पसंद कर लिया। तो ये इस तरीके से हो सकता है कि एक बॉच्ड जॉब मिल जाए। सही। तो इस वजह से ना वही एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड। हमें हमेशा बिल्कुल जो आपके फेस पे सूट कर रहा हो। बहुत औक़ात मेरे पास भी बड़े क्लाइंट्स आते थे ऑलरेडी हैव वेरी लाइक फुलर लिप्स, बट उनको होता है नहीं हमारा टॉप अभी भी छोटा है, आप इसमें और कर दें। तो ऐसे केस में फिर आपको आई फील लाइक एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर उनको काउंसिल करना चाहिए कि यू डोंट नीड दिस। हाँ, सही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आपको ज़रूरत नहीं है। लोग मान जाते हैं आसानी से कि नहीं भाई हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ मान जाते हैं बट जो नहीं मानते फिर ऑब्वियसली अब हम उनका कर भी देते हैं। अच्छा, स्किन को बेहतर करने के लिए अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट आप क्या सजेस्ट करती हैं लोगों को कि भाई आप ये ट्रीटमेंट करवा लें और इसके इतने सेशन हैं, इतने विजिट हैं एंड यू विल बी फाइन? माइक्रो नीडलिंग एक बहुत ही बेहतरीन ट्रॉमा बेस्ड ट्रीटमेंट होता है जो नेचुरली आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और उसके को बहुत ज़्यादा स्कारिंग, कोई आपको पेन इतना नहीं होता बिकॉज नमिंग क्रीम हम अप्लाई कर देते हैं। मैक्सिमम यूल फील इज जस्ट अ बिट ऑफ रेडनेस और उसके विद इन 1 वीक ही आप नोटिस करते हैं कि आपके पोर्स रिड्यूस हो रहे हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, योर फेस लुक्स मच टॉट, बड़ा अच्छा सा लगता है। तो आई फील माइक्रो नीडलिंग एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो अबव 18 आपको करवाते रहने चाहिए। अच्छा, अगर माइक्रो नीडलिंग अबव 18 लोग करवा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी ख़वातीन ना आके कंप्लेन करती हैं कि उसके बाद ना थोड़े से गाल ऐसे लग रहे हैं जैसे स्वेल से हो गए हैं, या रेगुलर माइक्रो नीडलिंग लेने की वजह से जो है वो कोलेजन शायद एनहांस हो रहा है या अंदर उस तरह से एब्जॉर्व नहीं हो रहा, वो रखा हुआ है। लोगों के चीक्स आप देखें मोटे मोटे से हो जाते हैं।
तो ये वाकई ये माइक्रो नीडलिंग की वजह से नहीं होता। माइक्रो नीडलिंग एक बहुत ही सुपरफिशियल ट्रीटमेंट होती है। अच्छा। मैक्सिमम वो आपके एपिडर्मिस के ही फर्स्ट 2 लेयर्स को टारगेट करती है, उससे ज्यादा वो डीप नहीं जाती। काफी चीजें तो परसेप्शन होती हैं अपनी ही कि कुछ करा लिया तो अब कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, ये वाली भी काफी चीज होती है, बट अदरवाइज इट्स वेरी नॉर्मल। ब्रूजेस वगैरह हो रहे होते हैं। नहीं, माइक्रो नीडलिंग में कोई डाउन टाइम नहीं होता। हम उसमें कुछ इंजेक्ट करें तो हाँ स्वेलिंग हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है। बहुत सारे लोग माइक्रो नीडलिंग के साथ भी बहुत कुछ इंजेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, जैसे अब माइक्रो नीडलिंग, अब हमारे पास आते हैं किसी को स्कार्स हैं, एक्नी स्कार्स हैं, गड्ढे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा चेहरे पे, या बहुत ज़्यादा ब्लैक सी ऐसे पिगमेंटेशन हो रही है, तो इन दैट केस हम माइक्रो नीडलिंग के साथ जो है PRP प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं। दैट हेल्प्स। उसके फिर अलग से बता दिए जाते हैं कि चार्जेस अलग से बता दिए जाते हैं। चार्जेस नहीं, साइड इफेक्ट्स के स्वेलिंग हो सकती है, इसमें ब्रूजिंग के चांसेस होते हैं। क्योंकि ये भी आप लोगों को जानना बड़ा ज़रूरी है कि व्हेन यू गो फॉर द माइक्रो नीडलिंग, तो उसमें वो जो एक सिंपल ट्रीटमेंट है ना वो अलग है, लेकिन अगर उसमें आप कोई चीज़ें ऐड ऑन कराते हैं तो यू नो आपका बजट जो है वो इन्हांस हो जाता है, मतलब आपका भी और डॉक्टर जो है उनके चार्जेस भी इन्हांस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन कराने के बाद आपका बजट इन्हांस कर देती हैं। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि माइक्रो नीडलिंग में क्या चीज़ें ऐड ऑन करवा लेनी चाहिए खवातीन को? प्लाज्मा, अगर आपको एक्नी स्कार्स हैं तो PRP प्लाज्मा के साथ हम कर सकते हैं। और अगर इन जनरल यू जस्ट वांट टू मेंटेन योर स्किन, तो फिर ग्लो के लिए क्या करना चाहिए? ग्लो के लिए फिर हम ग्लूटाथायोन, विटामिन C बेस, जैसे कंपनी मेड वायल्स होते हैं लेबोरेटरी से जो बन के आते हैं, जिनमें कॉन्सेंट्रेटेड होता है ग्लूटाथायोन या विटामिन C या इस किस्म का कुछ, तो वो फिर हम फेस पे स्प्रिंकल करके ना फिर हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं। दैट रियली हेल्प्स। तो जैसे लेट्स सपोज यू हैव गुड स्किन राइट, एंड इफ यू वांट टू मेंटेन इट, तो आपको मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप ग्लूटाथायोन, विटामिन C बेस्ड सीरम्स के साथ आप माइक्रो नीडलिंग रूटीन में कराएं, सो इट विल हेल्प मेंटेन योर स्किन। अच्छा, सही, उससे ग्लो भी आता है। ग्लो आता है, साइंस ऑफ एजिंग रिड्यूस हो जाते हैं। जो रूटीन में हमारे पास करवाते हैं ना, वो 40, 45, 50 साल की औरतें, दे लुक लाइक देयर इन देयर अर्ली 30s। ओह, इट मेक्स दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस। राइट नाउ आपको लगेगा कि क्या ही हो रहा है, बट डाउन द लाइन आपको रियलाइज होता है कि नहीं, देयर इज समथिंग हैपनिंग गुड इन माय स्किन। अच्छा जी, चलें जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसी जो है डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और कुछ बात करते हैं कि भाई इसके अलावा और कौन सी ट्रीटमेंट है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़वातीन ट्रीटमेंट कर सकती हैं और फिर वो आसानी से जो है बहुत यंगर लुक में नज़र आ सकती हैं और इनकी स्किन जो है वो ग्लो कर सकती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डॉक्टर रूहा हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो नए ट्रीटमेंट्स आए हैं उनके हवाले से हम बात करें कि क्या कुछ जो है अब ऐड ऑन हुआ है, क्योंकि वो जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं वो डेफिनेटली बेनिफिशियल हैं, मगर हर किसी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। एक्सोसोम की बात करते हैं, एक्सोसोम के बारे में बताएं कुछ कि ये ट्रीटमेंट जो है काफ़ी वैसे टाइम से इन है, लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मगर ये किन लोगों के लिए होता है? एक्सोसोम्स जो है ना, वैसे जैसे लेट्स सपोज किसी को एजिंग के साइंस आना शुरू हो गए हैं और उन्होंने अर्ली ऑन स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, या एक्नी स्कार्स हैं, तो ये फाइब्रोब्लास्ट की ना एक्टिविटी इंक्रीज करता है। फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन की एक्टिविटी इंक्रीज करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके एक्नी स्कार सॉफ्ट होने लग जाते हैं, फाइन लाइंस जो होती हैं वो सॉफ्ट होने लग जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा ना कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। जैसे अगर हम प्लाज्मा की बात करें, जो PRP हम करते हैं, वो भी इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता है, लेकिन वाई इज एक्सोसोम्स प्रेफर्ड बिकॉज प्लाज्मा में जो नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, whereas in exosomes the number of growth factors is exponential, बिलियंस में होते हैं। तो जाहिर है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है और काफ़ी, बिकॉज अगेन द नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स इज सो मच कि वो जो रिजल्ट आता है वो सस्टेन्ड भी रहता है। तो अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है कि हमने 3-4 सेशंस करवाए, 2-3 महीने तो ठीक था, लेकिन अब फिर से वापस वही बाल गिरना शुरू हो गए हैं या वापस पिगमेंटेशन होना शुरू हो गई। तो ऐसे लोगों के लिए ना फिर एक्सोसोम्स एक बड़ा अच्छा अप्रोच होता है कि आप वो इंजेक्ट करवाएं ताकि आपको एक प्रोलॉन्ग्ड सस्टेन्ड रिजल्ट्स मिले, जिससे वो भी एटलीस्ट 1-1.5 साल के लिए खुश हो जाते हैं। उसके भी 2-3 सेशंस होते हैं विद गैप्स, लेकिन बड़े वो महंगा ट्रीटमेंट होता है, इट्स मोर एक्सपेंसिव। सो पीपल जिनका बजट बहुत अच्छा होता है, मतलब वो आर विलिंग टू पे, या वो खुद आते ही इस रिक्वेस्ट हैं कि हमने PRP करवा लिया, अब हम आप एक्सोसोम्स करके देते हैं, तो फिर हम चलें आप कहते हैं कि चले जी ठीक है, ओके, वी कैन डू इट। अच्छा, ये बताएं कि बोटॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है और हर कोई इस बारे में जो है वो बात भी करता है, जानता भी है और ट्रीटमेंट भी करवाता है। एक खातून है जो कि घर में बैठी हुई है, उनको लगता है यार मेरे जो गाल हैं वो पिचके हुए हैं और मेरी आँखें जो हैं वो कोई अंदर को धंसी हुई हैं और मुझे थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे थोड़ा फ़ैट चाहिए, यहाँ से थोड़ा फ़ैट कम करना है। तो ये इस तरह के अगर कोई किसी के साथ प्रॉब्लम हो तो वो आता है आपके पास, तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह उसका बोटॉक्स करती हैं?
देखिए हर बोटॉक्स इज नॉट एन, अगर किसी के फैट पैड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम उसके लिए बोटॉक्स कर सकते हैं कि इट विल गिव अ मोर चिजल्ड जॉ लाइन। अगर आंखें अंदर की तरफ गई हैं तो उसके लिए लेकिन डॉक्टर रोहा, ये जो चीक बोन है, कुछ लोगों के यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा फैट होता है, नहीं एक्स्ट्रॉर्डनरी फैट होता है कि जब वो अगर यहाँ पर ब्लश लगाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या। उन लोगों के लिए आप लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं? उनके लिए हम हाइफू कर सकते हैं, क्योंकि हाइफू जो है ना चबी चीक्स वालों के लिए बड़ा अच्छा फायदा होता है। हाइफू जो होता है उसमें इट स्टैंड्स फॉर हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, जिसमें थ्रू अल्ट्रासाउंड वी टारगेट द एडिपोज सेल्स विच आर द फैट सेल्स। सो वैसे तो हाइफू 30 अबव की लिए रेकमेंडेड होता है, लेकिन कुछ हमारे पास आते हैं 20s में भी जिनके बहुत ज्यादा जिनका मेन इशू होता है कि मेरा चबी चीक्स इतने के लटकना शुरू हो गए या ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, तो इन दैट केस हम हाइफू करते हैं। वो एक सुपरफिशियल नॉन इन्वेजिव सा ट्रीटमेंट होता है जिसका रिजल्ट आई वुड से 2 to 3 मंथ्स में आता है। और उससे 30-35% तक लिफ्ट और रिडक्शन आपको मिल सकती है विद जस्ट 1 सेशन। सही। आजकल जॉ लाइन का ना बड़ा क्रेज है कि जी जॉ लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यू नो, बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए, शार्प रखनी चाहिए। उसके लिए क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं? अगेन या तो अगर कोई नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस की तरफ जाना चाहते हैं तो हाइफू एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा। अगर किसी के जैसे डबल चिन बहुत ज़्यादा होती है तो फिर मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि पहले आप लोकल लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस लगवा लें, वो सिर्फ इधर काम करते हैं। अच्छा। और यहाँ से फैट को आपके कम कर देते हैं काफ़ी हद तक, सो दैट जब आप हाइफू करवाएं तो एक बहुत अच्छा ज़्यादा अच्छा पता ही नहीं चलता कि डबल चिन है। यस, सही। तो वो हम करते हैं। बाकी अगेन ये जो डबल चिन है इसको कम करने का कोई और तरीका नहीं होता? ज़रूरी है यही वाला ट्रीटमेंट लें या आपके पास इसका कोई और? हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं डबल चिन के लिए। जैसे एक तो वही लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस हो गए, हाइफू हो गया। तीसरा होता है क्रायोलिपोलिसिस। उसमें जो है ना जो ये वाली स्किन होती है जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है, जैसे कपिंग होती है ना, उस तरीके के ही कप्स होते हैं, उधर अटैच करते हैं, तो वो इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे आपकी स्किन को एक्सपोज करते हैं कि खाली जो फैट सेल्स होते हैं ना वो फ्रीज हो जाते हैं। और जब वो फ्रीज हो जाते हैं तो वो इतना डैमेज हो जाते हैं कि इवेंचुअली वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सही। बट उसके बाद थोड़ा फेशियल मसाजेस वगैरह एडवाइज्ड होते हैं ताकि जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाए, स्वेलिंग ना रहे, क्योंकि फैट जाता है तो पानी आता है पहले, देन वो एक्सक्रीट आउट होता है, सो दैट्स व्हाई। तो वो फिर जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो कोशिश यही किया करें कि आप डॉक्टर के पास जब जा रहे हैं और डर्मा के पास जब जा रहे हैं तो उसकी बात सुनें कि आपको क्या ट्रीटमेंट सूट करता है। लोग खुद भी आके बहुत जो है वो जिद करते हैं ना कि नहीं हमें तो ये हाइपो ही चाहिए, हमें तो माइक्रो नीडलिंग ही करानी है, हमें तो जो है वो बोटॉक्स कराना है या फिर हमने एक्सोमी कराना है। तो ये जो माइक्रो नीडलिंग वाला सारा सिनेरियो ना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप एड ऑन भी करा सकते हैं और ये है सुपरफिशियल लेकिन है बड़ा बेनिफिशियल। अब जिस तरह से कहा है कि कोलेजन को वो उसके अंदर मर्ज करते हैं, आपका जो एपिडर्मिस है उसके अंदर डालते हैं, फिर विटामिन सी स्प्रिंकल कर देते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। तो ये अब मेरा वही सवाल जो हर खातून का होता है, हर लड़की का सवाल होता है, ये कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक आप अपनी स्किन को मेंटेन करेंगे। एंड बाय मेंटेनेंस आई डू नॉट मीन एक्सपेंसिव स्किन केयर। अच्छा। आई मीन सन प्रोटेक्शन। सही। जो ज्यादा हमारे में, क्योंकि आपने 20-25 हज़ार का एक ट्रीटमेंट लिया। एग्जैक्टली। अब हाउ लॉन्ग इट विल स्टे ऑन योर स्किन? मैं सबको ना बिल्कुल ये बड़ा सवाल कॉमन है, मैं उनमें यही उनको कहती हूँ कि देखें आपका जो मेन चीज होनी चाहिए ना, आपकी स्किन केयर इज 90% सन ब्लॉक एंड 10% व्हाटएवर अदर थिंग्स यू यूज। तो सन प्रोटेक्शन में बड़ा। डॉक्टर रोहा, सन ब्लॉक जो होता है ना, आप किसी को मॉइस्चराइजर रेकमेंड कर दें, नो इश्यूज, आप किसी को सीरम रेकमेंड कर दें, नो इश्यूज, लोग बड़े खुशी। सन ब्लॉक से क्यों सब पता नहीं, एक ना बड़ा मिसकंसेप्शन है। सन ब्लॉक से लोगों का मसला क्या चल रहा है? एक मिसकंसेप्शन है कि सन ब्लॉक लगाते हैं तो हमें पसीना बहुत आता है और पिंपल्स हो जाते हैं। पिंपल्स हो जाते हैं, बट वो खौफ डर आज तक है। सीरियसली मुझे भी सन ब्लॉक में यूज़ करती हूँ, लेकिन खैर अब जो मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ वो मुझे बहुत सूट करता है। और मैं मतलब मेकअप भी जब करती हूँ तो मैं सन ब्लॉक ही यूज़ करती हूँ, मैं और कोई चीज़ यूज़ नहीं करती। लेकिन हाँ, सन ब्लॉक मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। लेकिन एक टाइम तक मुझे भी ये फोबिया रहा, ये प्रॉब्लम रही कि नहीं सन ब्लॉक नहीं यूज़ करना मैंने। मुझे भी था। हाँ। और उस वजह से जब आप स्कूल वैन से आते हैं, कॉलेज वैन से आते हैं, या फिर आप मुख्तलिफ ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ से आप आ रहे जा रहे होते हैं, तो जो आपको सूरज की रोशनी पड़ती है ना, वो आपकी ये वाली चीज़ डैमेज करता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वो उसकी जो रेज हैं वो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही होती है। और हम क्योंकि सन ब्लॉक लगाने के आदी नहीं है तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता। वो डैमेज के बाद हम कहते चलिए जी अब सन ब्लॉक हम यूज कर नहीं, डैमेज हो गया अब बताएं, ब्लीच लगा लेते हैं। हाँ, क्योंकि जो लाइट्स होती है ना, चाहे वो स्टूडियो लाइट्स हो, आप इवेंट पर जाएं वहाँ पर लाइट्स हो, जो भी लाइट्स होती हैं वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। और उसके अंदर भी उस तरह की कुछ रेज होती हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। तो स्किन को बेहतर बनाने के लिए उसकी आपने जो है ना केयर करना बड़ा ज़रूरी है। सन ब्लॉक फिर आप किस तरह से लगवाती हैं लोगों को, क्योंकि लोग नहीं लगाती हैं, ख़वातीन सन ब्लॉक नहीं लगाती।
मैं ना ये एडवाइस करती हूँ कि एक तो किचन में जाते हुए लाजमी हीट डैमेज और सन डैमेज, ये दो हैं जो हमें एज करवा रहे हैं। तो हीट डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए जब आप किचन में कुकिंग करने जाएं तो आप सन ब्लॉक यूज़ करें। इफ़ यू आउट इन द लेकिन फिर वो स्वेटिंग होगी ना। नहीं, वही दैट्स वेयर हमारा काम आता है कि हम उनकी स्किन टाइप के हिसाब से उन्हें सजेस्ट करें। देयर आर लॉट ऑफ वाटर बेस्ड सनब्लॉक्स इन द मार्केट, तो वो अगर आप यूज़ करके कुकिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो कोई आपको एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं होती, कोई आपको एक्नी नहीं होती। वो सही, वो आपका डॉक्टर आपका काम है कि आपको आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से एक अप्रोप्रिएट सनब्लॉक सजेस्ट करें। अच्छा, कोई सनब्लॉक नहीं लगाता है और सारे ट्रीटमेंट्स ले रहा है और सीरम और मॉइस्चराइजर वो अप्लाई कर लेते हैं, तो 50% सनब्लॉक से 100%। यस। अच्छा, वो प्रोटेक्शन हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाती है जो हम करके दे रहे हैं, आप उसको मेंटेन करोगे ना। हाँ। अगर अब मैंने किसी की माइक्रो नीडलिंग की है, वो कल बीच चले गए हैं, उनकी आउटडोर में जॉब है, तो क्या वो तो और ही खराब हो जाएगा, तो बोलेंगे आपने पता नहीं क्या कर दिया हमारे साथ। सही, बिल्कुल। तो सनब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही, सनब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट जब बिगड़ जाता है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं? यार आफ्टर केयर अगर आप सही ना करें, या तो ऑब्वियसली डॉक्टर का एरर हो सकता है, या तो आफ्टर केयर ना हो। अब जैसे हम लोग केमिकल पीलिंग करते हैं बहुत दफ़ा, तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आपकी जब स्किन पील हो ना, आपने उसको खींचना नहीं है, ठीक है। अच्छा। लोग क्या करते हैं, खींच देते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं ऑब्वियसली। अब वो खींच देते हैं तो उसके बाद ब्लैक सा निशान आ जाता है, कभी ब्राउन सा निशान आ जाता है। ऑब्वियसली दैट कैन बी ट्रीटेड, लेकिन इट डजंट लुक नाइस फॉर द टाइम बीइंग ना। तो प्रॉब्लम ये भी आती है कि नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अब अगर एक ट्रीटमेंट करा के मैंने बोला है कि 24 आवर्स 48 आवर्स आपने सन अवॉइड करना है, बावजूद इसके इफ दे आर गोइंग आउट इन द सन एंड नॉट यूजिंग सन ब्लॉक, तो फिर जो रिजल्ट्स हैं वो इफेक्ट होते हैं। लाइक लेट्स सपोज एक ट्रीटमेंट ने अगर आपको 30% या 40% रिजल्ट देना है और आप आफ्टर केयर उसकी प्रॉपर्ली नहीं करें विद जस्ट वन सेशन, तो आपको 10-20% रिजल्ट मिलेगा, विच इज ऑब्वियसली नॉट सेटिस्फैक्टरी। तो ये वाले भी काफ़ी एरर्स होते हैं। अच्छा, अब एक आम खातून है जो कि घर में है, या आम लड़की है जो कि घर में है और उसको लगता है मेरी स्किन भी ठीक है, मेरा रंग भी ठीक है, बस ठीक है, मुझे कोई पिंपल शिंपल भी नहीं है, लेकिन उसको अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घर में है, मतलब शी इज़ जस्ट सिटिंग इन द होम, लाइक यू नो, वो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन वो अगर चाहती है कि मैं मज़ीद मेरा चेहरा ग्लो करे और मुझे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, तो क्या ऐसी ट्रीटमेंट जो उल्टा हार्मफुल ना हो, ना कोई साइड इफेक्ट ना हो? हाइड्रा एक बहुत अच्छी एक सेफ ट्रीटमेंट होती है। सही, तो हाइड्रा आप चलो भाई, सारी ऐसी खवातीन, सारी ऐसी लड़कियां जो कि सेफ ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं वो हाइड्रा करवा सकती हैं। हाँ बिल्कुल, हाइड्रा करवा सकते हैं। हाइड्रा में बस सिर्फ आपका जो सरफेस है स्किन का, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी अच्छी सी हो जाती है बिकॉज ऑफ द मसाज एंड एवरीथिंग। उसमें लाइट थेरेपी होती है जो आपकी स्किन की हेल्थ को ही प्रमोट कर रहा होता है। तो अगर आपका सब कुछ ठीक है, आपको कोई नहीं मसला, तो फिर आप हाइड्रा करवा सकते हैं। और अगेन माइक्रो नीडलिंग, तो उससे ग्लो आता है क्या, कोई फायदा? हाँ बिल्कुल, आपकी स्किन बहुत अच्छी हाइड्रेट हो जाती है। हम वैसे ही काफी पोल्यूटेड से मुल्क शहर में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, बाहर निकलें तो अगेन पोर्स क्लॉग हुए होते हैं, तो ताकि आगे जाके कोई मसले ना भी हों, तो आई बिलीव मंथली या एवरी अदर मंथ अगर आप हाइड्रा करवाएं तो बहुत अच्छा रहता है। स्किन केयर के लिए सुबह उठ के रात तक क्या करना चाहिए? अपने चेहरे को किस तरह से संभालना चाहिए? अपने हाथों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए? अपने पैरों पे क्या लगाना चाहिए? सनब्लॉक इसके अलावा और क्या लगाना चाहिए? उसके अलावा क्योंकि बहुत सारे डर्मा के जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं पहले आप सीरम लगाएं, फिर आप जो है वो नहीं, पहले मॉइस्चराइजर लगा लें या पहले सीरम लगा लें, इसी तरह की कोई जो है ना उनकी होती है तरतीब, और उसके बाद फिर आप सनब्लॉक लगा लें। आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्या पहले लगाएं, क्या क्या चीज़ें पहले नहीं लगाएं? मेरा ये होता है कि पहले मॉर्निंग में अगर आप लेट्स सपोज कोई भी सीरम यूज़ कर रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड या मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं, जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर रहे हैं, आप बेसिक अपना फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड देन यू अप्लाई सनब्लॉक एंड गो ऑन अबाउट योर डे। दैट्स इट। मॉइस्चराइजर के ऊपर सनब्लॉक लगाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। जैसे मैं लगाती हूँ। अच्छा। आई हैव वेरी ड्राई स्किन, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं लगा लेती हूँ। अच्छा। अब अगर किसी को नहीं होती, किसी की ड्राई स्किन नहीं है बहुत ज़्यादा या जो भी, तो हाँ, मेरी बहुत ड्राई स्किन है, मैं भी बस मॉइस्चराइजर ही लगाती हूँ, तो बट सनब्लॉक नहीं लगाती। अब इसके बाद से आई एम थिंकिंग कि ओके आई विल अप्लाई सनब्लॉक। अच्छा, सनब्लॉक का जो डाउन टाइम है वो क्या होता है, कितनी देर तक? वो अगर आप केमिकल सनस्क्रीन यूज़ करें जैसे वाटर बेस्ड, तो 30 मिनट्स पहले लगाना चाहिए बिफोर गोइंग आउट इन द सन। फिजिकल तो फौरन ही लगा के, वो जो क्रिकेटर्स लगाते हैं वाइट वाली, वो तो फौरन लगा के जा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। सही नहीं, लेकिन कितनी देर बाद फिर फेस वॉश करके? अच्छा, 2 hours if you're out in the sun। ये सोचे जरा, स्किन केयर हर 2 घंटे में कौन मुंह धो के दोबारा सनब्लॉक लगाएगा? ये बहुत मुश्किल काम है, बट या दिस विल हेल्प पीपल हु डू दिस। आपको पता चलेगा जब, मतलब पता चल जाता है कि हाँ दे डू टेक केयर ऑफ देयर स्किन एंड ऑल। अच्छा, सही। बाकी रात में यू कैन यूज एनीथिंग लाइक रेटिनॉल। अगर आप अगेन एजिंग स्किन है,
ब्लैक हेड्स वगैरह का मसला ज़्यादा होता है तो आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं। आजकल शॉर्ट है रेटिनॉल। यंगर लॉट है तो वो विटामिन सी बेस्ड चीज़ें यूज़ कर लेते हैं तो माय मॉम यूज्ड टू। अच्छा अच्छा यस, तो मुझे पता है कि जब उनकी मेडिसिन चीज़ें लानी होती है तो मुझे पता चल जाता है कि ये वाली जो मेडिसिन है ये शॉर्ट है, ये वाली मेडिसिन जो है वो मिल रही है या नहीं मिल रही, मगर वो अच्छे विटामिन है। विटामिन में अगर कोई नहीं खाना चाह रहा है तो वैसे डाइट में क्या ले सकता है वो, जो आप सजेस्ट करते हैं कि नहीं चलें जी वर्बल आप ये खा लिया करें? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी डाइट में अच्छे होने चाहिए, सीड्स होने चाहिए, जैसे अच्छा, नट्स आप खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये बहुत अप्रोप्रिएट है। जैसे सारे विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल से आ जाते हैं। जो फैट्स एंड ओमेगा 3s और ये सारी चीज़ें होती हैं ये आपके नट से आ जाते हैं। सही। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी लीन प्रोटीन, चिकन, फिश, ये सब तो सर्दियों में जो है पानी की इंटेक कितनी रखनी चाहिए? हर रोज़ 1 से 2 लीटर पानी ऑन एवरेज बंदे को पीना ही चाहिए। और कैलकुलेशन में ग्लास कितने बने? 8 to 10 ग्लासेस। 8 to 10 ग्लासेस। सर्दियों में तो 5-6 ग्लास पिया नहीं जाता। हाँ, सही बात है, लेकिन पीना चाहिए। सही। तो आपकी स्किन, यू आर व्हाट यू ईट बेसिकली। तो अगर आप हाइड्रेटेड हैं तो आप लगेंगे कि आप हाइड्रेटेड हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसमें ये कि जो मॉइस्चराइजर आप लगाते हैं ना वो भी फिर अच्छा रहता है, ग्लो आता है उसमें ना। अच्छा, सनब्लॉक आप क्या सजेस्ट करती हैं? जिनकी ड्राई स्किन है वो कौन सा सनब्लॉक यूज़ करें? क्या उसकी SPF होनी चाहिए? और ऑयली स्किन वाले क्या करें? और थोड़ा सा फिर गाइड करें सनब्लॉक के बारे में। कराची के वेदर लोगों को पता चले। हाँ, कराची के वेदर के हिसाब से ना SPF 50 एंड अबव रिकमेंडेड है। अच्छा, तो आपको जो भी आप सनब्लॉक यूज़ करें वो 50 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अब किसी की एक्नी प्रोन स्किन है या ऑयली स्किन है तो उनको वाटर बेस्ड सनब्लॉक मैं एडवाइस करती हूँ। वो बिल्कुल लगाते ही ना योर स्किन विल फील वेरी ड्राई। ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बहुत सारा मुंह पे लगा लिया। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा जैसे ड्राई स्किन होती है तो उनको फिर हम क्रीम बेस्ड सनब्लॉक सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर अगर वो वाटर बेस्ड लगा लेंगे तो और पैची ड्राई लगना हो जाता है इफेक्ट। हाँ सही। तो ये वाले 2-3 फ़र्क होते हैं। वो डार्क सर्कल्स के लिए कौन सी ट्रीटमेंट है? डार्क सर्कल्स के लिए वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो इंजेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। PDRN इंजेक्शंस हैं वो अब सब करने लग भी गए हैं काफ़ी, तो कॉमन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो उसके बहुत अच्छे। ये थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें, ये क्या किस तरह से काम करते हैं, इनका क्या फ़ायदा? अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो हम जैसे फ़िश जो होती है सैल्मन उससे डिराइव्ड होते हैं, तो उसका mRNA हमारी बॉडी DNA RNA से बनती है, तो उसमें RNA का ही एक होता है mRNA, तो वो उसमें काइंड ऑफ उनसे हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब उसको हम इंजेक्ट करते हैं ना तो उससे 2-3 फायदे सैल्मन से निकाल के इंजेक्ट तो उससे 2-3 फायदे होते हैं। आइज के नीचे, अंडर आइज पे, जस्ट ओवर है। सही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी एंजियोजेनेसिस होती है, यानी ब्लड वेजल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है अंडर आइज में, तो आपकी स्किन नेचुरली इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, डार्क सर्कल्स खत्म होना शुरू, क्योंकि आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तो ऑब्वियसली डार्क सर्कल्स रिड्यूस हो जाते हैं, आपकी फाइन लाइंस रिड्यूस हो जाती हैं, ये सारी चीजें। लेकिन अगर किसी के जेनेटिकली है तो वो कैसे जाएंगे डॉक्टर हुआ? जेनेटिकली में फिर आपको थोड़ा एक्सेप्ट भी करना होता है कि दे कैन नॉट गो अवे कंप्लीटली। जिनको जेनेटिकली है ना वो तो फिर कितना भी महंगा ट्रीटमेंट ले लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी आपको फिर काउंसिल करना चाहिए उन्हें कि सो दैट दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ऑब्वियसली बेहतरी तो उनमें भी आती है लेकिन ऐसी नहीं आएगी जैसी मतलब 100% तक नहीं आ पाती। अच्छा, वो इंजेक्शन लिए फिर उसके बाद जो है अब रात में फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको? सीरम है या फिर आई क्रीम है, क्या लगाने? कोई भी कैफीन अंडर आई बेस्ड सीरम हम यूज़ कर सकते हैं। वो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, तो वो डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप, जैसे कि प्योरेस्ट एस्ट्राडर्म के कुछ आते हैं अच्छे, वो हम यूज कर सकते हैं, या ऑर्डिनरी के बाद लोग यूज कर रहे हैं। कोरियन प्रोडक्ट जो है उसका बड़ा शोर है, तो ये बताएंगे जो ग्लास स्किन कोरियन प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा गाइड करें लोगों को कि भाई ये क्या ट्रीटमेंट है, और ये जो इतनी ज़्यादा शोर मचा हुआ है ग्लास स्किन और ये सारा कुछ, तो व्हाट इज़ ऑल अबाउट? अच्छा देखें, ग्लास स्किन इज़ अ मिथ, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव ग्लास स्किन। देखा, मैं भी यही कहती हूँ कि ग्लास स्किन इज अ मिथ, वो आप फिर फिल्टर लगा लिया करें। हाँ बिल्कुल। बाकी उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बड़ा डीपली हाइड्रेटिंग होते हैं। अच्छा, तो एनी प्रोडक्ट दैट यू यूज व्हिच विल जो आपकी स्किन को हाइड्रेट बड़ा अच्छे से कर रहा है, उससे ग्लास स्किन। व्हाई दैट प्रोडक्ट इज सो मच एक्सपेंसिव? अगेन वो बाहर से बन के आ रहा है, हाइप है, क्योंकि हर कोई उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं, दे आर आल्सो मेकिंग गुड ऑल्टरनेटिव्स। तो अच्छा, हाँ, तो जो वहाँ के नहीं ले रहे होते वो फिर यहाँ के ले लेते हैं। सही। तो उसमें जो ये जो प्रोडक्ट्स हैं या ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये क्या ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ होते हैं पाकिस्तान में? होते हैं हाँ। देखो, ऐसा नहीं होगा कि ग्लास स्किन का कोई एक फेशियल है तो जिससे आप ग्लास स्किन, इट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ ट्रीटमेंट्स। कोई माइक्रोनीडलिंग करा रहा है, कोई हाइड्रा करा रहा है, कॉम्बिनेशन इसकी, किसी को ब्लैक हेड्स हैं, किसी को स्कार्स हैं। अब वो जो आपके एक्टिव स्किन इश्यूज होते हैं, कोशिश ये होती है कि उन सबको एड्रेस किया जाए और आपको आपकी उसमें एज
बेटर एज पॉसिबल कर दिया जाए। तो जाहिर है वो हर बंदे की अपनी एक सब्जेक्टिव है ना। मेरे लिए ग्लास स्किन इज समथिंग एल्स, फॉर समबडी जिसके बहुत ज़्यादा फिलहाल एक्ने स्कार्स हैं उसके लिए ग्लास स्किन वुड बी डिफरेंट। तो ये वाली एक चीज़ हो जाती है। हाँ सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहा, अब हमारे शो पर आई और आज हमने ना सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में बात की है कि आप कौन से ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, आपके डार्क सर्कल्स के लिए क्या बेहतर है, आपके ऊपर चीक बोन के ऊपर अगर फैट है उसके लिए क्या बेहतर है। तो अभी यहाँ पर जो है वक्त तो है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर आपको मिलवाएंगे मेकअप एक्सपर्ट से। अपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। अब एक बर्थडे है जो कि हम विश करते हैं, और ये बड़े प्यारे से बच्चे हैं नौफल बेग, और इनकी आज है बर्थडे। नौफल, हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 मोर टू कम। खुश रहिए और आज का दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। से ये बच्चे हैं और इनकी बर्थडे है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मेकअप की। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि स्किन की क्वालिटी कैसे बेहतर करनी चाहिए और आपको कौन से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन अब हम बात करेंगे कि भाई मेकअप जो है वो किस तरह का करना चाहिए, और मेकअप एक्सपर्ट्स इसके बारे में बहुत बेहतर बता सकते हैं कि आजकल कौन सा मेकअप इन है। बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके ड्रेस बड़े प्यारे प्यारे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इसके ऊपर जो है वो हमने पार्टी मेकअप करना है। मगर पार्टी मेकअप कौन सा वाला? पार्टी मेकअप दीपिका वाला, अनुष्का वाला, या फिर सॉफ्ट वाला? कौन सा पार्टी मेकअप करना चाहिए और किस तरीके से रेडी होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए दानिश ने हमें ज्वाइन किया है हमारे शो पर है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा लग रहा है कराची? अच्छा अच्छा लग रहा है? फेवरेट है। फेवरेट है जी। सेलिब्रेट कर लिया न्यू ईयर? हाँ जी। और शॉपिंग वगैरह हो गई? बहुत होगी। ये बताएं क्या हो रहा है उधर रहीमिया खान में? रहीमिया खान में आजकल सीजन है। हाँ। तो डेली बस काम 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 काम। हाँ जी, तो थोड़ा सा लिया था कि जाके थोड़ी शॉपिंग कराऊं और घूमाऊं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा कर लिया था। सही। ये बताएं आजकल कौन सा मेकअप जो है सबसे ज़्यादा इन है, स्पेशली विंटर्स में? जी। और लड़कियां जो हैं वो ये चाहती हैं कि वो ब्राइड जो है ना उससे भी ज़्यादा उनको तैयार होना होता है, उससे भी ज़्यादा उनको प्यारा लगना होता है। ठीक है, तो कौन सा आजकल मेकअप आप कर रहे हैं? आजकल मेकअप ज़्यादा चल रहा है ग्लैम में। ग्लैम में? हाँ जी, बस फेस पे ज़्यादा ग्लो आए, ग्लो ज़्यादा आना चाहिए। मैट में मेकअप नहीं चल रहा। ग्लो आता है तो आपका फेस अच्छा है, पिक्चर्स भी अच्छी आती हैं, वैसे लाइव देखने में भी अच्छा लगता है। जो मैट होता है वो आपको पता है वो केकी लुक आती है, केकी लुक तो उसमें ज़रा हाईलाइटर वगैरह थोड़ा। मगर दानिश जो बहुत ज़्यादा ग्लो आप कह रहे हैं ना ग्लैम मेकअप चल रहा है, उसमें जब बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं वो बहुत ज़्यादा शिमर लगा लेती हैं। हाँ, शिमर नहीं लगाना चाहिए बहुत। वो इधर ना ऐसा लगता है जैसे शिमर रखा हुआ है और सिर्फ वो ये चीज़ हाईलाइट हो रही होती है, पूरा फेस जो है वो अलग से हो रहा होता है। उसका ये होता है ना कि जो अप्लाई करती हैं लड़कियां उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। वो यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, हर जगह पे एक ही ब्लश पूरे फेस पे। उसके पार्ट्स होते हैं, आप इधर हाईलाइट करते हैं, यहाँ पर नोज पे इधर और ये एरिया में, ये नहीं कि पूरे फेस पे कर लो, तो वो फिर केकी लुक हो जाती है उसमें भी। सही। अच्छा ये बताएं कि अब जो ब्राइड्स वगैरह आप वहाँ पर रेडी करते हैं तो वो उनका क्या स्टाइलिंग है, उनको किस तरीके से उनकी स्टाइलिंग आजकल है? क्योंकि आजकल ना शरारे गरारे डिफरेंट लोग साड़ियाँ भी वेयर कर रहे हैं, लोग जो है वो अलग अलग तरीके के ड्रेसेस वेयर करते हैं। कुछ इस तरीके से होते हैं कि घाघरा चोली उन्होंने पहना होता है, कुछ ने कमीज शलवार पहना होता है। तो जो ब्राइडल मेकअप है वो एक अच्छा ब्राइडल मेकअप जो है वो किस तरह होता है, और उसमें फाउंडेशन जो है वो कितना अहम किरदार अदा करता है ब्राइड का? फाउंडेशन सबसे ज़्यादा करता है। हाँ, क्योंकि फाउंडेशन अगर लाइट लगाएंगे तो अगर, क्योंकि ब्राइड रोती भी है, मिलना जुलना भी होता है, तो साथ लग के उतर जाती है। पहले अच्छे से फाउंडेशन को सेट करते हैं, उसके बाद बाकी आईज मेकअप आजकल बहुत हैवी नहीं चल रहा। वो पहले चलता था 3 आई शेड्स लगा के उसको ब्लेंड करना। अब सिंपल एक बेस दे दी कलर के ऊपर, ग्लिटर ज्यादा चलता है आजकल। अच्छा, तो ग्लिटर लगाएं तो उसके बाद लाइनर, बस आजकल ऐसा मेकअप चल रहा है सॉफ्ट लुक में। सॉफ्ट लुक में। तो आप लोग किस तरह से रेडी करते हैं ब्राइड को? मतलब पहले बता देते हैं, बुला लेते हैं उसको कि भैया डिसाइड कर लेते हैं, लुक डिसाइड कर लेते हैं? हाँ जी, एक दिन पहले आके बता देते हैं, क्योंकि ज्यादातर पिक्चर्स होती हैं, रेफरेंस पिक्चर्स लेके आते हैं। लेकिन उसका ये होता है कि अगर आपने किसी की पिक्चर, आपका फेस और है, उनके फीचर्स और हैं, तो सेम नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं ना कि आप हमें बना दें फौरन से, जो है वो आप हमें अनुष्का बना दें, और फौरन से आप सर्जरी तो नहीं हो रही, मेकअप हो रहा है। तो उसका ये होता है कि आपने फिर किस तरह से बस करते हैं कोशिश, अगर हो जाए तो उनको, लेकिन पसंद आ जाता होता है फिर। अच्छा, क्योंकि अब सेम चीज़ तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हाँ, तो आप असल में मसला सारा ये है
कि हमारे यहाँ जो भी लोग इंस्टाग्राम पर अपने सेलिब्रिटीज़ को, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, चाहे वो मुल्क से बाहर लोगों को पसंद करते हो, मुल्क के अंदर पसंद करते हो, इंटरनेशनल हो या फिर हमारे अपने स्टार्स हो, वो कहते हैं जी ऐसा मेकअप कर दें, ऐसे बाल कर दें। अब मेकअप आर्टिस्ट का यहाँ से इम्तहान शुरू हो जाता है। वो कहता है अब मैं इनको कैसे समझाऊं, वो बना दूं, कैसे नहीं हो सकता। चले हेयर डू फिर भी शायद सिमिलर हो जाए, थोड़ा बहुत हेयर डू मैच कर जाए, लेकिन शक्ल कैसे मैच कर सकती है, ये पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा ये बताएं कि जो ब्राइड है उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, कितने दिन पहले ब्राइड को बुलाते हैं, क्या पहले आप कोई उसके साथ में ट्रायल वगैरह देते हैं? ट्रीटमेंट ट्रायल नहीं होता, ट्रीटमेंट होता है। जो फेशियल होता है आपको पता है, स्किन का थोड़ा होता है ताकि स्किन को प्रेप करते हैं कि हमें बाद में मेकअप करना है, पहले से स्किन को देख लें, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट कर लें ताकि उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सही। तो ये चीज़ हम 2 दिन पहले बुलाते हैं, क्योंकि जो इवेंट से 1-2 दिन पहले ही बुलाना पड़ता है, एक दिन पहले नहीं बुला सकते क्योंकि ब्लीच लगती है, उसमें साइड इफेक्ट हो सकता है, कोई स्किन का मसला हो सकता है। तो 2-3 दिन पहले 2-3 दिन पहले। और माइयों की जो ब्राइड्स हैं उनको भी आजकल रेडी करना जो है ना, वो ये बड़ा टास्क है। मतलब उनको भी बहुत अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है उनका भी, कि भाई नहीं आपने ये ड्रेस पहनना है, आपने ये बाल बनाने हैं, हेयर डू ऐसा होगा, मेकअप ऐसा होगा, तो आपने दुपट्टा जो है वो सेटिंग ऐसी रखनी है। उनके लिए क्या कुछ आजकल लेना है? उनके लिए सेम ही, अब जो माइयों के होते हैं उनका मेहंदी के जैसे तो ड्रेस होता है, सेम लुक होती है, कोई डिफरेंट नहीं होता, सबका बल्कि उतना ही तैयार हुई भी होती है वो माइयों में भी। पहले होता था सिंपल जोड़ा पहनते थे, अब नहीं, अब मेहंदी से ज्यादा हैवी होता है माइयों ज्यादा। और ज्यादातर लोगों का, ज्यादातर जो ब्राइड्स है ना उनका फोकस माइयों पे आजकल ज्यादा होता है कि चलिए जी हम अपनी बारात वाले दिन, वलीमे वाले दिन तो जैसे लगेंगे लग जाएंगे, लेकिन हमें माइयों में ज्यादा अच्छा तैयार होना है और ज्यादा अच्छे फोकस, ब्राइडल शावर हो गया, माइयों हो गया, इन पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। बारात पे तो पता है ना, फिर वो एक मेकअप चलते ही रहना, और वलीमा पे बहुत लाइट अप करवाते हैं। अच्छा, वलीमे में लाइट करवाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट टच। अच्छा जी, हम भी ज्यादातर बहुत लाइट। दानिश आजकल हेयर डू में मैं देख रही थी कि चुटिया का फैशन जो है जी, वो थोड़ा सा वापस आ गया। उसके साथ जो है वो गजरे भी वापस आ गए और डिफरेंट जो है ना वो परांदे टाइप चीजें भी वापस आ गई। उसके साथ मजीद भी जो है ना वो चीजें लगी, हाँ वो फूल से होते, प्लास्टिक के से, वो भी मुख्तलिफ आ रहे हैं, बेलें भी, लोग सितारों की बेलें भी इस तरीके से। तो वो जरा बताएं कि वाकई मतलब ये माइयों में करना चाहिए इस तरह का हेयर डू, या फिर आप जी ये माइयों और मेहंदी के लिए बेस्ट है। माइयों और मेहंदी के लिए और ये सूट अच्छा लगता है। अच्छा, क्योंकि ड्रेसेस होते हैं, लहंगा चोली होते हैं, हैवी होते हैं, उसमें बाल खुले होते हैं तो फंसते हैं। तो आप लोग ये एक्सटेंशंस या ये चीजें आप अपने सैलून में करके रखते हैं या लोगों को कहते हैं? ज़्यादातर जिनके ह्यूमन हेयर्स होते हैं, जिन्होंने लगाने होते हैं, क्योंकि जिन्होंने कर्ल्स करवाना होता है, आपको पता है वो सिंथेटिक में नहीं आता, जो नहीं आता, और वो शेड भी मैच नहीं होता वो। तो फिर ज़्यादातर इस तरह होता है जिनकी चुटियाँ, उन पे तो एक्सटेंशन सिंथेटिक लग जाती हैं। सही। और जो दूसरे होते हैं जिनके ब्राइड्स वगैरह ज़्यादातर ह्यूमन हेयर्स उनको। अच्छा दानिश, सिंथेटिक में कर्ल्स तो हो नहीं सकते, डाई भी नहीं हो सकता, और बहुत सारे ऐसे उसके प्रॉब्लम्स होते हैं कि बस वो आपने जैसे खरीदी है तो 2-4 हफ्ते आप वैसे ही यूज कर लें। होता है हाँ बिल्कुल। तो अब मसला सारा ये कि जो लोग ह्यूमन हेयर पे जाते हैं, रियल एक्सटेंशन के ऊपर जा रहे होते बालों की, वो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या है सोल्यूशन, क्या है इन दोनों के बीच का सोल्यूशन क्या है? एक होती हैं बिल्कुल ह्यूमन हेयर, एक होते हैं सिंथेटिक होते हैं, लेकिन उसमें आप स्ट्रेटनिंग कर सकते हो, कर्ल्स कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसमें डाई नहीं आता। हाँ जी, अब वो अच्छे होते हैं, उस पर एक ही डाई होता है, उसके ऊपर डाई नहीं आता, वो अच्छे हैं जी। अच्छा, वो आप ले सकते हैं? हाँ जी, वो रीजनेबल में आ जाते हैं। सही। अच्छा, आजकल ना बिग भी इन है, और आजकल जो है वो एक्सटेंशन वो तो है ही इन। हाँ जी। तो आप क्या प्रेफर करते हैं लोगों को कि अगर वो पार्टी वेयर में मतलब पार्टी वेयर ले रही हैं मेकअप, और अगर वो पार्टी में जा रही हैं, तो क्या वो बिग वाली एक्सटेंशन लगा लें? वो फेक तो नहीं लगती? बहुत फेक लगती है, यहाँ से वो लुक आ जाता है, बिल्कुल वो अंदर से उसकी नेट होती है, ऊपर से ऐसे पहन के क्लिपिंग करके, और फिर वो कैरी भी नहीं करना आता, तो पता लग जाता है। हाँ, तो वो फेक लग रही होती हैं बहुत ज्यादा। तो एक होती हैं जो यहाँ से लगती हैं, उनका फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होता। एक जो फ्रंट से आती है ना, जो विग होती है, वो प्रॉपर पता चलता है, वो प्रॉपर पता चलता है। लेकिन मैंने देखा है शादियों में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये लगा रहे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा फेक लग रहा होता है, वो पता लग रहा होता है कि उनके फेस कट के साथ वो मैच नहीं हो रही। एक होता है तरीका होता है इसका लगाने का, आपने अगर विग लगानी ना, फ्रंट से अपने बाल निकाल लें, लाइट से इतने निकाल लें, और यहाँ पर रख के विग लगा लें, ताकि फ्रंट पे आपकी लुक नजर आए, फ्रंट पे आपके ही नेचुरल बाल हो, तो उसमें नेचुरल लुक आ जाती है, नेचुरल लुक आ जाती है। चलिए जी, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है मेकअप की, और क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए एक मेकअप आर्टिस्ट की, ये अभी दानिश से जानते हैं। लेकिन इसमें ना जो इनका काम है, इसमें बड़े हौसले की और पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है। दानिश, जहाँ पर आप इतनी खूबसूरत ब्राइड बनाते हैं, इतनी खूबसूरत आप ब्राइड तैयार करते हैं, फिर मॉडल्स तैयार करते हैं, वहीं पर बड़े सारे झगड़े भी होते हैं, मसले भी होते होंगे, जाहिर सी बात है।
तो ये बताएं कोई ऐसा इंसिडेंट जो किसी ब्राइड के साथ हुआ हो, किसी और क्लाइंट के साथ हुआ हो, किसी दुल्हन की बहन के साथ हुआ हो, या फिर ऐसा कोई वाकया जो आपको याद रह गया हो कि ये जो ब्राइड आई थी ना, बहुत ज़्यादा आती आई है, विल नेवर एवर फॉरगेट। बहुत ज़्यादा आती है, गुस्सा भी आता है सब पे। अच्छा। लेकिन पता क्या होता है, अब तो आप ज़्यादातर किस बात के ऊपर हाइपर हो जाती हैं ब्राइड्स, या नहीं हाइपर नहीं होती, बस वो कहती हैं कि हमें चेंज कर दें, हमें अगर लिपस्टिक लगाई, क्योंकि आप किसी एक्सपर्ट के पास आए, उनको ज़्यादा पता होगा कि आप पे क्या चीज़ सूट करेगी। अगर आपको इतनी खुद को नॉलेज है तो आप फिर एक्सपर्ट के पास क्या करने आ रही हैं। सही, हाँ, आप खुद ही रेडी हो जाएं। नहीं, अगर लिपस्टिक आजकल किसी के लाइट अच्छा लगता है, किसी के लिपस्टिक अच्छा लगता है, सही, ज़्यादातर डार्क नहीं अच्छा लगता काफ़ी लोगों के, थोड़ा सा रेडिश में कर लो लेकिन लाइट में। वो कहती हैं बिल्कुल मेहरून, वो उसमें आपको पता है वो ब्लैक लुक आ जाती है, ब्लैक लुक आती है जो और सारा फोकस लिपस्टिक पे चला हाँ जाता जी। है। तो एक दफ़ा ऐसे ही ब्राइड आई, वो कहती मैंने रेड ही लिपस्टिक लगानी, मैं कहूँ आपकी लाइट अच्छी लगेगी, कहती नहीं। हाँ, तो वो मेरे स्टाफ को तंग करे, फिर मैं गया, मैंने कहा आप इनको ऐसे करें, आप फेस वॉश करें और चली जाएं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सही, क्योंकि वो फिर इशू ये होता है ना कि अब आप जब ये बात बिल्कुल ठीक की है दानिश ने कि या तो आप फिर मेकअप अपना खुद कर लें, हाँ जी, वो फिर आपको पता होता है कि आपने उसके साथ क्या एडजस्ट करना हाँ है। लेकिन अगर आप किसी से मेकअप करा रहे हैं तो वो तो फिर अपने थॉट से आपको मेकअप करें ना, कि इसके ऊपर ये लिपस्टिक लगेगी तो ये मेकअप इनहेंस होगा, इसके ऊपर ये आई शेड लगेगा तो ये मेकअप इनहेंस होगा। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है और उनको मेकअप करना आता है, वो मेकअप कर लें, हेयर डू करा लें बाकियों से, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है कि अगर वो फ्रीक्वेंटली आ रहे जा रहे हैं, चले ब्राइड्स की तो बात अलग होती है ना, उनको तो आना ही होता है सैलून, उनको तो स्टाइलिंग करवानी होती है। अच्छा ये बताएं कि क्या आजकल नॉर्मल चार्जेस क्या हैं ब्राइड रेडी करने के? 40, 50, 60, 70, 80, 1 लाख से ऊपर भी है। और ये जो 1 लाख से ऊपर है, ये कौन सी ब्राइड होती है, इसमें क्या लगाते हैं आप इनको? सेम ही होता है, बस सैलून्स पे डिपेंड करता है ना, किसी ने सिग्नेचर 2 लाख का भी किया हुआ है, 150 का भी किया हुआ है, बस ये डिपेंड होता है। नहीं, मैंने ये सुना है कि प्रोडक्ट के पैसे होते हैं कि आपको हम अच्छी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, आपको हम नॉर्मल प्रोडक्ट लगा रहे हैं, इस तरह से होता है। अच्छा, लेकिन ये चीज़ तो क्लाइंट को बोलते हैं ना। हाँ, सही, तो बहुत सारे सैलून्स वही वाली प्रोडक्ट लगा लेते हैं, लेकिन पैसे जो है वो उतने ज़्यादा ले लेते हैं। सही, लेकिन इसका ये होता है कि सीनियर होता है, जूनियर होता है, ऐसे होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। उसमें होता है जो सिग्नेचर है उसके ज़्यादा चार्जेस होते हैं, जो जूनियर होता है उसके थोड़े कम होते हैं, जो सीनियर होता है उसके थोड़े ऐसे होते हैं। सही, डिफरेंट प्राइजेस होती हैं, मेकअप पे डिपेंड करता है किसका ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ये चीज़ होती है। सही। अच्छा, फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए या स्टिक यूज़ करना चाहिए? स्टिक भी करनी चाहिए, लेकिन फाउंडेशन जैसे विंटर है तो उसमें फाउंडेशन। हाँ जी, स्टिक करेंगे तो वो पहले ही ड्राई होती है तो स्किन को और ड्राई कर देती है। सही। अच्छा, फाउंडेशन लगा के जो ऊपर से पैनकेक वगैरह लोग लगा रहे होते हैं या इंडियन बेस लगा रहे होते हैं, वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मेकअप फिक्सर जो है वो बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन वो तो फिक्स ही नहीं करता। हाँ, लेकिन जो इंडियन बेस वगैरह है वो जो या तो बहुत ही आपने को ब्रांडेड को बहुत अच्छा लिया हुआ है तो फिर आप कर लें, वरना तो ज़्यादातर जो है वो यूजलेस हो जाते हैं। इस तरह होता है कि जो फाउंडेशंस होती हैं वाटरप्रूफ होती हैं, ठीक है, सही, तो उसको हम लगा के जब ऊपर वो पैनकेक पानी वाला लगाते हैं, वो स्पंज को गीला करके ऊपर फेर के ऐसे, तो उसमें जो आपके नीचे वाली फाउंडेशन होती है वो वाटरप्रूफ होती है, उससे ना वो जो पानी लगता है ना तो वो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। और दूसरा फाउंडेशन, मैं सबको टिप ही दे रहा हूँ कि फाउंडेशन जो होती है ना लगा के, हम आजकल चला हुआ ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश कर लेते हैं, तो फाउंडेशन का ये मतलब होता है कि वो हाई कवरेज होती हैं, वो वाटरप्रूफ होती हैं। जब आप उसको ही उसी से लगाओगे तो वो स्किन को इतनी कवर नहीं देती, कवरेज नहीं देती। सही। तो आपने अगर कभी आप खुद भी मेकअप करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप यूज करके देखिएगा, फाउंडेशन अच्छे से लगा के ब्रश से, तो जो वेट नहीं करना उसको, बस वैसे ही आपने स्पंज को यूज करना है। सही, सॉफ्ट वाला उसको आप अप्लाई करेंगे ना, उससे आपका जो प्रोडक्ट है, हाँ जी, प्रोडक्ट है वो उसके अंदर भी नहीं जाएगा, स्पंज के अंदर भी नहीं जाएगा, और आपकी स्किन पे सारा सेटल हो जाएगा और बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। सही। अच्छा, ये ना बेस लगाने का भी एक बड़ा प्रॉपर तरीका होता है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत महंगा बेस होता है, लेकिन दानिश वो बेस उस तरह से अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये क्या प्रॉब्लम होती है, क्या टिप क्या है? नॉर्मल बेस भी अगर आप लगा रहे हैं तो किस तरह लगानी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है समहाउ कि चलें जी हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही ब्लेंड कर रहे हैं बेस या मेकअप, लेकिन जो आप हाथ से ऐसे ऐसे करके लगा रहे होते हैं या टैप कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है या वो नहीं? वो दूसरा पहले ये होता है कि आप अगर जितनी महंगी फाउंडेशन है, अगर आपकी स्किन टोन 2 कलर में, तो आपकी कभी एडजस्ट नहीं होगी। अच्छा, हाँ जी। अब जैसे डार्क सर्कल्स किसी लोगों के ज्यादा होते हैं, ये एरिया डार्क होता है, तो उसके लिए आपको पहले टोन के लिए कैसे फाउंडेशन आपकी जो, अगर आपके यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट स्किन है थोड़ी, तो आप पहले इस स्किन के साथ मैच करें कोई फाउंडेशन लें। अच्छा, उसको पहले इधर डार्क सर्कल्स वगैरह पे अप्लाई करें, जो डार्क एरिया उसको बिल्कुल ड्राई करके, तो फैन से वो देके हवा वगैरह,
तो वो जब ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन फिर लगाएं। तो वो अच्छा। बिल्कुल वो इक्वल टोन में आ जाता है। सही। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए जो है बहुत सारे लोग कंसीलर यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे मतलब ओरिएंटल भी यूज़ करते हैं, वो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं। व्हाट डू यू प्रेफर? इसका टार्ट का बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी, सही। वो बेस्ट है। और दूसरा क्रिस्टाइन का। अच्छा अच्छा, जी, सही। क्रिस्टाइन का बहुत अच्छा है। और लेकिन ज़्यादातर आजकल यूज़ करें बहुत ज़्यादा लाइट कर देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। वो जो पिक्चर्स में भी बुरा आता है और वो कुछ टाइम बाद ग्रे टोन में हो जाता है। ग्रे टोन में हो जाता है। नहीं, लेकिन उससे पहले जब स्किन प्रेप करते हैं तो तब क्या करना चाहिए? आंखों के नीचे क्या लगाएं? ऑरेंज। अच्छा, ऑरेंज सही। कंसीलर। वो ऑरेंज लगाना हो गया, थोड़ा ब्राउन में हो गया, तो वो हाँ। बिल्कुल बेस्ट है। वो बेस्ट है, लेकिन हाँ वो जी। फिर जब बेस लगाते हैं तो ये एरिया भी फिर डार्क डार्क लगने लगता है, नहीं? नहीं, अब वो ड्राई हो जाता है। आपको जैसे मैं बताया ना कि अच्छा, आपने ड्राई skin- होने के बाद वो बेहतर हाँ, हो dry- जाता है। आप अगर लगा के उसी टाइम ऊपर फाउंडेशन लगाओगे ना, हाँ। तो वो मिक्स हो जाएगा। ओके। जी, उसका एक टाइम होता है, वो स्टे कर जाता है। जैसे वाटरप्रूफ होते हैं, हाँ। तो उसको एक दफ़ा लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, 2-3 मिनट के लिए ऐसे, तो उसके बाद वहीं पे वो स्टिक हो जाएगा। तो सही। उसके ऊपर आप देन जब लगाएंगे तो वो फिर वो एक लेयर बन जाएगी ना, वो नहीं जाएगा। स्मूथ हो जाएगा हाँ वो जी। वहाँ पे। सही। अच्छा दानिश, आपने आईलैशेस के वाले से भी बात की। आजकल बहुत क्रेज़ है, परमानेंट भी फिक्स करवा रहे हैं लोग। जी, मतलब ये नहीं कि वो जो 3 महीने वाली 4 महीने हाँ वाली वो जी। भी करवाते हैं। वो सही रहती है या आपको लगा लेनी चाहिए जब आप मेकअप करें नहीं, तब? जब आपके इवेंट्स हो तब आपको लैशेस नहीं करवाने चाहिए, एक्सटेंशंस नहीं। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक्सटेंशंस के बाद आप हैवी मेकअप नहीं कर सकते। ओके। और उसकी केयर क्योंकि बहुत कई करनी कई पड़ती है। ब्राइड जी। ऐसी होती है ना जो कि हाँ भी जी, करवा रही होती करवा है। रही है। हाँ, lashes लेकिन आप extension। अपने इवेंट के बाद करवा लें, वो ठीक रहता है। सही, वरना उसके ऊपर आप हैवी मेकअप नहीं कर सकते। और क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की टूट रही होती है, वो गिर हाँ रहे होते हैं जी। जी, 2 पीस गिर गए और जी 3 पीस गिर हाँ गए, जी। वो लैशेस उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई होती हैं और वो टेंशन में होते हैं, इतने पैसे हाँ जाया जी। हुआ है। जी। ये सारा और कुछ हो रहा इसका होता है। बेसिकली ये है कि आप जो इसके बाद ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं, लाइनर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये स्किन के साथ भी लगते हैं लैशेस पे। और इस पे अगर वॉश सही से नहीं होता, क्योंकि अगर आप Wash ज़्यादा सही से नहीं जी, होता, हाँ, तो सही। प्रोडक्ट रह जाएगा, तो आपको फंगस वगैरह भी हो सकता है, काफ़ी सही। मसले हो सकते हैं इससे। काफ़ी मसले हो सकते हैं। चलिए जी, जी। थैंक यू वेरी मच दानिश, आप हमारे शो पर आए और दानिश ने आज इतनी सारी बातें की और इतनी मज़े की बातें सब शेयर की और आपको टिप भी दी कि बेस किस तरह से लगाना चाहिए। जो 2 टोन के स्किन है जिन लोगों की, वो किस तरीके से बेस लगा सकते हैं। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। इस शो का फीडबैक सिटी 21 की ऑफिशियल साइट पर ज़रूर दीजिए और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।